व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द क्वेक। तो कहानी शुरू होती है एक इंटरव्यू से, जहाँ पे जोनस नाम का साइंटिस्ट हमें बता रहा है कि आने वाले समय में किसी भी दिन एक बहुत ही बड़ा भूकंप आने की संभावना है, पर वो कब आएगा ये तो हमें नहीं पता। लेकिन आप लोग डरे नहीं, हम नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन पहले से सेफ्टी ज़रूर रख सकते हैं। इसके बाद वो क्रिश्चियन को बुलाता है, जो कि हमारी कहानी का अहम किरदार है। अब जोनस बताता है कि क्रिश्चियन ने गैरेंजर में कुछ दिन पहले सुनामी में काफ़ी लोगों की जान बचाई थी, लेकिन मुझे इससे जानना है कि आखिर इससे उस सुनामी के बारे में पता कैसे चला। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 3 साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ पे क्रिश्चियन की बेटी गैरेंजर आई हुई है अपने डैड के साथ वेकेशन मनाने। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है और क्रिश्चियन की वाइफ एडन अपने बेटे जॉन के साथ ओस्लो में रहा करती है, पर उसकी बेटी जूली को वहाँ रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर आ गई कुछ छुट्टियाँ मनाने के लिए। अब घर आने पे जूली दीवारों पर कुछ अनजान लोगों की तस्वीरें देखती है और पूछने पे जूली को पता चलता है कि ये वही लोग हैं जो 3 साल पहले आई सुनामी में मारे गए थे। और क्रिस को तब से यही लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी गलती थी, वो उन लोगों को बचा सकता था लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। तब उसकी बेटी उसे समझाती है कि आप खुद को इन सब का जिम्मेदार मत समझिए, आपने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, इसमें मॉम, भाई और मैं भी थे। लेकिन क्रिस के अंदर आज तक किसी अनजान बात का डर था, जिससे वो हर रोज गोलियां लेकर भुलाने की कोशिश करता है, पर भुला नहीं पाता। इसी वजह से वो अगली सुबह उठ के जूली से कहता है कि तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है, तुम वापस ओस्लो चली जाओ अपनी मॉम के पास, क्योंकि अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। क्रिस को हमेशा से ये लगता है कि वो जिसके साथ भी रहेगा उसकी जान खतरे में पड़ी रहेगी, इसलिए वो अकेला ही रहना पसंद करता है। अब जूली उसकी बात मान लेती है और क्रिस उसे ड्रॉप करने वापस जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका स्कार्फ कार में ही छूट गया है। वो उसे देने वापस जाता है, लेकिन तब तक उसकी बेटी जा चुकी थी और उसे अपने से दूर जाते हुए देखकर वो रोने लगता है। एक बार खुद को इन सब का जिम्मेदार मानने लगता है। वो अपनी बेटी के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन कोई चीज उसे अंदर से खाई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को टनल में जाते हुए देखते हैं। वो टनल के अंदर कुछ चेक करने जाता है, लेकिन तभी वहां पर टनल हिलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है। इधर हम एक बार फिर से क्रिस पर आते हैं। वो न्यूज में देखता है कि ओस्लो फोर्ट टनल में एक आदमी की मौत हो गई है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि क्रिस का कलीग था और वही शख्स था जिसे हमने थोड़ी देर पहले टनल में जाते हुए देखा था। वो फौरन उस आदमी का भेजा हुआ, जिसका नाम कोनराड होता है, एक पार्सल चेक करता है जो उसे 1 हफ्ते पहले ही मिला था। खोलने पे उसे पता चलता है कि ये उसकी रिसर्च का एक हिस्सा है, जिसमें वो बता रहा है कि 1908 में ओस्लो में एक भूकंप आया था जिसका रेक्टर स्केल 5 था, लेकिन अब उससे बड़ा भूकंप आने वाला है जिसका रेक्टर स्केल 7 से भी ज़्यादा होने वाला है। उसका सेंटर होने वाला है ओस्लो फोर्ट टनल। और तभी उसे एक पेपर मिलता है जिसमें कि ग्राफ बना हुआ था, और वो ग्राफ बता रहा था कि ओस्लो सिटी में पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है, यानी कि वो भूकंप किसी भी समय आ सकता है। शायद कोनार्ड यही चेक करने उस टनल में गया था और वहाँ ऐसी ही कोई सिस्मिक एक्टिविटी हुई होगी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये सारी चीज़ें देखकर क्रिस डिसाइड करता है कि वो ओस्लो सिटी जाएगा, क्योंकि उसे अब वही गलती दोबारा नहीं करनी थी जो उसने 3 साल पहले करी थी। वो फौरन नॉर्सान नाम की कंपनी में जाता है जहाँ कोनार्ड काम करता था। वहाँ उसकी मुलाकात जोनस से होती है। अब क्रिस उसे ओस्लो सिटी या उसके आसपास होने वाली सिस्मिक एक्टिविटी की रिपोर्ट बताता है। जोनस कहता है कि तुम बता रहे हो वो शायद गलत हो सकता है, क्योंकि जिन एक्टिविटी की बात कोनार्ड कर रहा था उसके आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ब्लास्ट होने की वजह से ये एक्टिविटी वहां पर हो रही होगी। लेकिन क्रिस को यकीन नहीं हो रहा था, उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब यहाँ से वो सीधा कोनार्ड के घर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मेरिट से होती है, जो कोनार्ड की बेटी थी, और वो उसे बताता है कि कोनार्ड उसका दोस्त था, वो उनकी रिसर्च से जुड़ी चीज़ों को देखने आया है। अब यहाँ से वो सीधा उसके रूम में जाता है और यहाँ पहुँचने पर क्रिस हैरान रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ बस भूकंप से रिलेटेड चीज़ें, उसके आर्टिकल मौजूद थे। वहाँ कुछ पत्थर भी मौजूद थे जिस पर वो रिसर्च कर रहा था। तभी उसे कुछ मैप्स दिखते हैं जिस पर रेड डॉट बने हुए थे। इन डॉट्स को देखकर वो तुरंत ही जोनस को कॉल लगाता है, लेकिन वो फिर से वही बात कहता है कि ये कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है और मुझे अभी कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अब ये सब देखकर क्रिस डिसाइड करता है कि उसे खुद ही कुछ करना होगा, कोई भी उसका साथ नहीं देने वाला है। पर इससे पहले वो अपनी फैमिली से जाके मिलता है, जहाँ पे उसकी वाइफ और उसके बच्चे उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उसकी वाइफ बताती है कि कल जूली का ओपरा फंक्शन है, क्या तुम उसमें आ सकते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि उनके घर की लाइट चली जाती है और ये हफ्ते में तीसरी बार हो चुका था, जो सुन के क्रिस को थोड़ा अजीब लगता है। अब वो जाके बोर्ड्स को चेक करने लगता है, पर तभी दोनों में एक बार फिर से बहस होना शुरू हो जाती है और एडन उसकी वाइफ वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम क्रिस को मैरिट के साथ देखते हैं, जहां वो उसे पूछता है कि
कि क्या उसे कभी ऐसा लगा कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो मेरिट को ये बात समझ नहीं आती। फिर क्रिस उसे एक रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे लेके उसी जगह चले जहाँ उसके डैड की मौत हुई थी, यानी कि उसी टनल में। पर वो मना कर देती है और तब वो कहता है कि तुम उनकी बेटी हो, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि आखिरकार तुम्हारे डैड किस चीज़ को ढूंढते हुए मारे गए। ये सुनकर मेरिट इमोशनल हो जाती है और उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद वो दोनों उसी टनल में जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि यहाँ कोनार्ड कुछ रॉक्स के सैंपल ले रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर कुछ पत्थर गिर गए जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब क्रिस उन सैंपल को लेके आने लगता है और इसी बीच हम देखते हैं कि जूली की मॉम उसे बताती है कि उसके डैड क्रिस आज उसके शो देखने आ रहा है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि क्रिस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो उन सैंपल को लेके शो के लिए निकल रहा था, पर तब तक बहुत ही देर हो जाती है। जूली का शो खत्म होने वाला था। उसकी वाइफ एडन बाहर आकर उसे कॉल लगाती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो क्रिस बताता है कि हाँ बस मैं रास्ते में हूँ, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। अब उसके हाथ में जो सैंपल रॉक थी वो टूट जाती है और तभी पूरे शहर की लाइट चली जाती है। और एडन समझ गई थी कि शायद कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि एक छोटा सा अर्थक्वेक आता है जिससे सारे लोग डर जाते हैं। एडन फौरन अंदर भाग कर जाती है और जूली को ढूंढने लगती है। और ऊपर से स्टेडियम में इतना ज्यादा अंधेरा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी उसकी किस्मत अच्छी होती है और जूली उसे देख जाती है, जो कि सेफ थी। वो उसे लेके फौरन बाहर आती है और क्रिस को कॉल लगा के फौरन घर आने को कहती है। लेकिन वो घर जाने के बजाय उसी ओपरा हाउस में जाता है जहाँ पे भूकंप आया था। वहाँ उसे जोनस मिलता है जो अपनी टीम के साथ इस रेक्टर स्केल को चेक करने में लगा हुआ था। क्रिस उसे गुस्से में कहता है कि क्या तुम अभी भी इसे ब्लास्ट का झटका ही कहोगे। तो जोनस कहता है कि ये ओस्लो शहर है, एक ऐसी जगह है जहाँ से झटके आना आम बात है, हमें इसका आदी बनना पड़ेगा। ओपरा हाउस की बिल्डिंग कमज़ोर थी इसलिए वो ढह गई, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पर क्रिस उसकी बातें नहीं मानता। वो उसे बार बार एक ही सवाल करता है। तो जोनस कहता है कि मुझे पता है तुमने ऐसा हादसा एक बार देखा हुआ है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा भी हो जाए। तुम्हें लग रहा है कि तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ वो हादसा होने वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें बस थोड़े आराम की ज़रूरत है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता और एडन अपने काम पे चली जाती है। पर वहीं मेरिट को अपने डैड कोनार्ड के लैपटॉप में कुछ अजीब चीज़ें मिलती है और वो देखती है कि उसमें कुछ चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। थोड़ी देर में वो चूहे एक एक करके मारे जाते हैं और ये वीडियो देखकर वो फौरन क्रिस को इस बारे में बताती है। इधर जोनस को भी मॉनिटर पर कुछ हरकत दिखती है जो कि शायद किसी बड़ी चीज़ का संदेश दे रही थी। इधर जब क्रिस उन वीडियोस को देखता है तो समझ जाता है कि वो चूहे एक गैस की वजह से मारे जा रहे थे जो उस टनल में बह रही है। उसके पास कुछ फोटोज भी होती है जिसमें सेम ऐसे ही चूहे थे। अब ये सारे सबूत देखकर, सारी रिसर्च देखकर वो कहता है कि कोनार्ड हमें कुछ बताना चाह रहे थे, वो हमें वार्निंग दे रहे थे जो शायद आज ही होने वाला है। मतलब कि आज ही वो दिन है जब बड़ा भूकंप आने वाला है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और फौरन सारे लोग कार में बैठते हैं और जूली अपने भाई को फ़ोन लगाती है, पर वो कॉलेज में होता है। वहीं उसकी मॉम वो अपनी जॉब पर थी, इसलिए क्रिस डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले ईडन के पास जाएगा और वहाँ जूली को छोड़ के फिर अपने बेटे को लेने जाएगा। अब कुछ समय बाद वो लोग होटल पहुँच जाते हैं जहाँ जाने भी पता चलता है कि ईडन 30वें फ्लोर पर काम कर रही है। क्रिस फौरन वहां जाता है और उसे इन सब के बारे में बताता है, लेकिन उसे ये सब मजाक लगता है। उसे लगता है कि शायद क्रिस पागल हो गया, इसलिए वो यहाँ से जाने से मना कर देती है। लेकिन क्रिस जानता था कि उसके पास अब कुछ ही समय बचा हुआ है, अगर वो बिल्डिंग से नहीं निकले तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब वो नहीं मानता और जानबूझकर फायर अलार्म को ट्रिगर कर देता है, जिससे सारे लोग वहां से जाने लगते हैं। अब क्रिस एडन को लेके नीचे जाने लगता है, पर तभी उसे वहां जूली दिखती है जो उसे ढूंढते हुए ऊपर आ गई थी। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और जूली को बचाने की कोशिश करता है, पर अब ये लिफ्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर रुकेगी क्योंकि फायर अलार्म ऑन हो चुका है। नीचे मैरिट परेशान हो जाती है क्योंकि जूली आसपास उसे नहीं दिखती, इसलिए वो भी उसे ढूंढते हुए होटल में चली जाती है। अब यहाँ जूली टेरेस पे पहुंच चुकी थी और उसे कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं, और वो क्या चीज़ है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इधर क्रिस जोनस को कॉल लगाता और बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने अभी भी कुछ नहीं देखा होगा मॉनिटर पर वो कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता है क्योंकि उसके मॉनिटर पर हर तरफ भूकंप के सिग्नल मिलना चालू हो गए थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बड़ी तबाही आने वाली है। कुछ देर बाद एक बार फिर पूरे शहर की लाइट चली जाती है और यहाँ तक कि नॉर्सार कंपनी की भी। सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर जोनस को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसकी आंखों के सामने एक बड़ा भूकंप उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब लाइट के जाने की वजह से क्रिस और एडन की लिफ्ट भी वहीं रुक जाती है और वहीं मैरिट ऊपर पहुंच गई थी जूली के पास। वहाँ का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा शहर भूकंप के कारण हिल चुका था। ऐसा लग रहा था कि पूरी धरती कांप रही है। हर आसमान से छूती इमारतें कांपने लगती है और पूरा शहर उथल पुथल हो रहा था।
और कुछ ही देर में पूरा ओस्लो शहर खंडर बन चुका था। तभी एक तेज झटका आता और मेरिट फौरन जूली को लेके पीछे हट जाती है। और वहीं दूसरी तरफ क्रिस की लिफ्ट झटके की वजह से तेजी से नीचे जाने लगती है, पर तभी वो बीच में अटक जाती है, जिसमें दोनों को काफी चोटें आती हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो जाती है। इधर हम ऊपर देखते हैं, जूली एक स्टाफ लेडी के पास बैठी हुई थी, जिसका आधा शरीर मलबे के अंदर फंस चुका था। वो दोनों मिलकर उसे बाहर निकालते हैं और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाते हैं। वहीं नीचे क्रिस और एडन को होश आ गया था। दोनों वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। क्रिस देखता है कि लिफ्ट 30वें फ्लोर पर रुकी हुई है और वो इमरजेंसी एग्जिट को खोलकर लिफ्ट के बाहर आता है, जहां एक वायर लटक रही थी। वो उस वायर को पकड़कर स्टेयर्स के होल में चला जाता है, जहां से वो दोनों जूली के पास पहुंच सकते थे। अब ये करने में क्रिस तो कामयाब हो जाता है, लेकिन जब एडन की बारी आती है तो वो हिम्मत हारने लगती है। क्रिस उसे हिम्मत देता और कहता है कि बस एक कदम और फिर हम दोनों की जान बच जाएगी। एडन हिम्मत करके हाथ आगे बढ़ाती है, पर तभी ऊपर से एक लिफ्ट तेजी से नीचे आती है और एडन को अपने साथ लेके नीचे चली जाती है और इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। ये देख के क्रिस पूरी तरह से टूट जाता है और वहीं रोने लगता है। उसने फिर किसी अपने को खो दिया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता है और ऊपर जूली के पास जाने लगता है। और इधर ऊपर भी कुछ कम मुसीबतें नहीं थी। मेरिट देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग अब गिरने वाली है और तभी वो इमारत आकर उनकी बिल्डिंग के एक हिस्से से टकराती है, जिससे कि उनकी बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है, जिससे सारी चीजें अब इस स्लोप की वजह से नीचे गिरने लगती है, जिसमें वो स्टाफ वाली लेडी भी नीचे चली जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। पर यहाँ मेरिट किसी तरह से जूली को बचा लेती है। अब इसी बीच वहाँ क्रिस भी पहुंच जाता है और वो उसे गले से लगा लेता है। अब उसे देखकर जूली एडन यानी कि अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो क्रिस अपनी नजरें झुका लेता है और जूली समझ जाती है कि अब उसकी मॉम नहीं रही और ये जानकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो अपने आप को संभाल पाती कि तभी जूली स्लोप की वजह से नीचे गिरने लगती है और क्रिस अब अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद भी कूद जाता है और वो धक्का देके उसे बचा लेता है। लेकिन अब वो ग्लास के सहारे रुकी हुई थी, जो कि बस टूटने ही वाला था। अब धीरे धीरे करके ग्लास टूटने लगता है और तभी एक चेयर आकर उस खिड़की से टकरा जाती है, जिससे जूली नीचे लटक जाती है और वो दोनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं और सही समय पर क्रिस उसे पकड़ लेता है। अब एक हाथ उसका मेरिट ने पकड़ा था और दूसरा हाथ क्रिस ने, और वो दोनों उसे मिलकर ऊपर खींचते हैं और फाइनली उसकी जान बचा लेते हैं। हम देखते हैं कि पूरा शहर जमीन के अंदर धंस चुका है। अब तीनों लोग को होटल से रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब घर आने पे मेरिट अपने डैड कोनार्ड की फोटो देखती है और उन्हें बहुत मिस करती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस अपने बच्चों को लेके अपने पुराने घर गैरेंजर चला जाता है, क्योंकि इस शहर ने उससे बहुत कुछ छीन लिया है। अब वो यहाँ नहीं रहना चाहता। कहानी के आखिर में बताया जाता है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, नॉर्वे और दुनिया के कुछ बड़े देशों में हर वीक सिस्मिक एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा रही है। कुछ बड़े साइंटिस्ट का मानना है कि कुछ ही सालों में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आने वाला है, जिसकी चपेट में दुनिया की आधी आबादी आने वाली है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।